कल हमने शुरू किया था नाइन्थ हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे हम कल जो हमने पढ़ा था सोशलिज्म की मीनिंग क्या है। सोशलिज्म मैंने कल भी बोला था आपको, इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ जहां पर जो है हर किसी को इक्वल शेयर मिलता है, या फिर कहा जाता है कि मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। और क्या होता है यहाँ पर कि ऑनरशिप जो होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे वो होती है किसकी, वो होती है सरकार की, गवर्नमेंट की। वहां पर कोई भी प्राइवेट बंदा जो है वो ऑनरशिप नहीं ले सकता है किसी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो ये सिंपल मीनिंग है सोशलिज्म की। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इस टाइम एट प्रेजेंट दुनिया में कौन कौन सा नेशन है जो सोशलिज्म के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था रिपब्लिक ऑफ चाइना एक नेशन है जो इस टाइम सोशलिस्ट है। यूएसएसआर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। उसके बाद क्यूबा है, और उसके बाद इंडिया के साथ जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने 20% लिखा है, यानी कि इंडिया जो है वो फुली सोशलिस्ट नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप है उन पर। बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट की अपनी ऑनरशिप है। उसमें से अगर मैंने कल भी दो चीजों का नाम लिया था वही मैं आज भी लूंगा। रेलवे इंडस्ट्रीज जो है वो अभी भी इंडिया में गवर्नमेंट के हाथ में है, वहां पर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। उसके अलावा जहां पर हैजार्डस केमिकल्स बनते हैं वो इंडस्ट्री भी जो है वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है। तो ये मैंने कुछ कंट्रीज का बोला था। होप कि आप सब जो है पॉइंट्स साथ साथ में जो है नोट करेंगे, ताकि जिस टाइम मैं टेस्ट लूं उस टाइम फिर आपको परेशानी ना उठानी पड़े। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें गुड और बैड क्या है, क्योंकि हर चीज का कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। जो अच्छाई है सोशलिज्म में वो ये है कि इसका मेन एम जो है वो है कॉमन वेल्थ, यानी कि इसका मेन एम जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम कह सकते हैं, कॉमन वेल्थ हम कह सकते हैं। ये सारा जो है मींस इसमें जो है हर किसी का अच्छा ही सोचा जाता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, चाहे वो गोरा है काला है, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो रिच है पुअर है, वो सारा। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट की अपनी ऑनरशिप होती है इसमें, और गवर्नमेंट में जो बंदे होते हैं वो सारे जो है हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव। तो वो हमारे ही जिताए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो फिर जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई भी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो वो इक्वली होगा। तो बैड जो है वो ये है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो रहती है, क्योंकि कंपटीशन नहीं जब मार्केट में तो उससे जो है हम कह सकते हैं कि वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो सकती। यहां तक जो है हमने कल पढ़ा था, इसलिए मैं ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको कल समझ आया होगा। तो आज हम बढ़ेंगे आगे। अब हम आगे बढ़ते हुए देखिए एक प्रोवोक से मैं शुरू करना चाहूंगा। सोशलिज्म इन यूरोप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोशलिज्म क्या होता है। वो हमने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी कि सोशलिज्म क्या होता है। दूसरा यहां पर है यूरोप। यूरोप के बारे में भी जो है मैंने कल आपसे ही पूछा था, आप ही बच्चों से आप ही ने जवाब दिया था। मैंने फिर भी जो है यूरोप की कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए जो मैन एक्टर्स हैं, जो मैन कंट्रीज है, जैसे फ्रांस आ गई, जर्मनी आ गई, स्पेन आ गई, इटली आ गई, फिर नेदरलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, यूके, रशिया। टोटल जो है 44 कंट्रीज है यूरोप कॉन्टिनेंट में, 44 कंट्रीज।
अब एक प्रोवर्ब मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर उस प्रोवर्ब का जो है रिप्लाई आप मुझे देंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। प्रोवर्ब जो है वो ये है कि इफ फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप गेट्स कोल्ड, यानी कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये जो है एक फेमस प्रोवर्ब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? किसी भी स्कूल से कोई भी बच्चा रिप्लाई करना चाहता हो इस रिगार्ड में कि इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं एक बार फिर से बताऊंगा। इफ फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कोल्ड, कि अगर फ्रांस को छींक आती थी, अगर फ्रांस छींकता था, पूरे यूरोप को जुकाम आ जाता था। क्या मतलब हो सकता है इसका? कोई भी स्कूल से अगर कोई रिप्लाई देना चाहता है, लेकिन जल्दी। इसको हम किस पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं? एचएसएस असर से कोई अगर रिप्लाई करना चाहता हो। है कोई? हाँ, एचएसएस असर से शबर कोई है? सर इसका मतलब ये भी हो सकता है सर कि जो फ्रांस जो है सर वो एक बड़ी कंट्री, सर वो एक सर बड़ी कंट्री, पावरफुल कंट्री है सर। सर उसके साथ ही सर यूरोप जो है सर, यूरोप सर कंटिनेंट लगता है सर। वो ये असर से शायद रिप्लाई आ रहा है। यस सर। जैसे बच्चे के लिए तालियां हो जाए, यहाँ पे भी बजाएंगे सारे तालियां। बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल सा मीन्स देखे ना कि इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग इस बच्चे ने बहुत जबरदस्त तरीके से की कि यानी कि इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस एक इंपॉर्टेंट नेशन था जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसी टाइम का ये प्रोवर्ब है, यानी कि 18th सेंचुरी की। फ्रांस उस टाइम इतना इंपॉर्टेंट नेशन था, या फिर फ्रांस एक ऐसा सेंटर था यूरोप का कि वहीं से जो है सारी चीजें डिसाइड होती थी, या फिर जो फ्रांस में होता था उसका पूरे यूरोप पे एक बड़ा असर होता था। बिल्कुल सही जवाब दिया था बच्चे ने, जहां तक मुझे सुनाई दिया। बीच में इसकी आवाज कट रही थी, लेकिन यही बोल रहा था ये लड़का, बहुत अच्छा बोला इसने। तो इसका मतलब भी यही है। तो यहां से जो देखिए, हमने पहला चैप्टर पढ़ा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन के बाद वहां पर किंग अथॉरिटी को खत्म किया गया, और वहां पर जो है हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया। ठीक है। जब फ्रांस में डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया तो उसकी चिंगारी जो है पूरे यूरोप में जो है फैलने लगी। एक बात यहां पर आप नोट करेंगे कि 17th और 18th सेंचुरी तक जो है पूरा यूरोप ऑलमोस्ट मोनार्कियल रूल के अंडर था, यानी कि किंग सिस्टम हुआ करता था पूरे यूरोप में। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि वही जो है पूरे दुनिया में था, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जहां पर यूरोपियन नेशंस जो थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है ऑलमोस्ट दुनिया के हर हिस्से में सेटल की थी, चाहे वो एशिया हो। एशिया में हमारा देश भी उस कॉलोनियलिज्म के अंडर था। अमेरिका में भी बहुत सारी कॉलोनी जो थी ब्रिटेन के अंडर थी, जहां पर फिर फ्रांस ने कब्जा किया था। तो यानी कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ तो पूरे यूरोप में उससे जो है चिंगारी फैल गई। सारे यूरोप में लोगों ने ये ठान ली कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। आपके हिसाब से जो यहाँ पे बचे, किंग रूल अच्छा है या फिर डेमोक्रेसी अच्छी है? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी अच्छी। किंग रूल में आपको राइट्स नहीं मिलते, आपको जस्टिस नहीं मिलता है। तो जब लोगों ने देखा कि नहीं, डेमोक्रेटिक सेटअप अच्छा है, तो पूरे यूरोप में जो है लोगों ने किंग रूल को नकारने का कोशिश की। तो उस टाइम जो है हम कह सकते हैं कि इसने जो है फ्रांस के रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में जो है चेंज लाना शुरू किया। वो क्यों? क्योंकि फ्रांस में अब लोगों को राइट टू वोट मिला था, और लोगों को, यूरोप के बाकी लोगों को भी पता चल गया था अब कि राइट टू वोट जब मिलता है
उससे क्या होता है कि हम अपना चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में भेजते हैं और वो फिर हमारे लिए अच्छा काम करता है। दूसरा, फिर राइट टू एजुकेशन फ्रांस में मिला था। सोशल, ये पूरे यूरोप में अब पता चला कि एजुकेशन जो है सिर्फ बड़े लोगों का राइट नहीं है, बल्कि ये हमारा भी राइट है, ये सबका। तो ये बातें जो है यूरोप के हर नेशन में पहुंचने लगी। तो इससे जो है हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म, ये जो फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन हुआ, उसने पूरे यूरोप में जो है हम कह सकते हैं कि चेंजेस लाना शुरू कर दिया। तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से यूरोप में जो है आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी। देखिए, कोई लड़ता है, अगर दो बच्चे लड़ते होंगे, जो देखने वाले होंगे वो कहेंगे कि नहीं, ये वाला ए राम जो है वो सही है, दूसरा बोलेगा श्याम सही है, तीसरा बोलेगा कोई और सही है ना। यानी कि एक ही चीज पर जो है उनका नजरिया बिल्कुल वो इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। उसी तरीके से जब ये लोगों ने देखा कि मोनार्कियल सिस्टम अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ओके, वो तो मान लिया इन्होंने, लेकिन अब क्या अच्छा है, उसको लेकर जो है यूरोप की सोसाइटी 3 हिस्सों में बट गई। मोनार्कियल सिस्टम अच्छा नहीं है, वो सबने माना कि मोनार्कियल रूल जो है वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा क्या है, उसके रिलेटेड जो है हम कह सकते हैं कि ये पूरे यूरोप, ये एक कंट्री की बात नहीं है, ये पूरे यूरोप की बात है जिसमें 44 कंट्रीज हैं। ये 3 आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स में यूरोप की सोसाइटी बट गई। पहले का नाम लिबरल्स, दिखता होगा आपको यहाँ पे। दूसरे का नाम रेडिकल्स, तीसरे का नाम कंजर्वेटिव। यानी कि जो ये 3 आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स में सोसाइटी बन गई, उनको हम इन 3 में जो है नॉमेनक्लेचर जो है हम उनको ये देते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब ये कौन थे, इनका लिबरल्स का क्या व्यू पॉइंट था, ये क्या चाहते थे, रेडिकल्स क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव क्या चाहते थे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरल्स। एक बात फिर से मैं आपको बताऊंगा कि मोनार्कियल रूल को लिबरल्स ने भी नकारा, रेडिकल्स ने भी नकारा और कंजर्वेटिव्स ने भी नकारा। कोई भी इनमें से मोनार्कियल रूल नहीं चाहता था। अब रूल ये जो आगे चाहते थे वो किस टाइप का चाहते थे, उसमें जो है लोगों में थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे जो पहला है वो है लिबरल्स। लिबरल्स में जनरली जो पॉपुलेशन आती है यूरोप की, वो है मिडिल क्लास। यानी कि मिडिल क्लास में हम कह सकते हैं कि एजुकेटेड पीपल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह, ये सारा जो है एजुकेटेड क्लास या मिडिल क्लास में हम कहेंगे, जो लिबरल सेक्शन में आता था। अब ये कैसा यूरोप चाहते थे, यूरोप की कंट्रीज में ये कैसा राज चाहते थे। नंबर 1, लिबरल्स जो चाहते थे वो कहते थे रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। यानी कि कंट्रीज जो है यूरोप में जो है हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस की है तो ज्यूज को कोई राइट नहीं होना चाहिए, मुस्लिम्स को कोई राइट नहीं होना चाहिए, हिंदूज को कोई राइट नहीं होना चाहिए ना। वो बोलते थे कि यूरोप में जो है हर रिलीजन को, हर इंसान को अपनी पसंद की रिलीजन फॉलो करने का राइट होना चाहिए। हर इंसान जो है अपनी रिलीजन को प्रोपगेट जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। ये जो है रिलीजियस टॉलरेंस है, जो चाहते थे कौन, लिबरल्स। लिबरल्स। फिर दूसरा पॉइंट इनका, जिस पर इनकी फिलॉसफी स्टैंड थी, आइडिया स्टैंड थे, वो थे नो टू मोनार्की। यानी कि मोनार्कियल रूल जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोनार्कियल रूल में जो है कॉमन पीपल को राइट्स नहीं मिलते हैं, जस्टिस नहीं मिलता है।
उनके मन पसंद के लाज नहीं बनते हैं, उनके मन पसंद की गवर्नमेंट नहीं होती थी, इसलिए वो कहते थे कि मोनार्की या रूल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक नेगेटिव था उनका, ये दो बातें तो ठीक थी उनकी, रिलीजियस टॉलरेंस ठीक थी, नो टू मोनार्की अच्छा था, लेकिन एक जो था वो था नो एडल्ट फ्रेंचाइज। नो एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि हर किसी को वोट देने का हक नहीं था। यहां पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लिबरल जो थे वो थोड़ा सा गलत जा रहे थे, क्योंकि सोसाइटी में जो है अगर एक को जो राइट मिलता है वही हर किसी को मिलना चाहिए। तो वो कहते थे सिर्फ वो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स देते होंगे, मैन विद प्रॉपर्टी जो है, जैसा कि फ्रांस में वो टैक्स पेयर ओनली कैन वोट हुआ था पहले जब किंग रूल खत्म हुआ था ना, तो ये भी कहते थे, लिबरल जो थे कहते थे कि हर किसी को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए, बल्कि वोट देने का हक सिर्फ उसको होना चाहिए जो इसके पास प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स देता होगा। ये यहाँ पे जो है लिबरल्स थोड़ा सा पीछे रहे। दूसरा सेक्शन कौन था? रेडिकल्स। रेडिकल्स लिबरल्स में आते थे कौन? मिडिल क्लास, है ना, मिडिल क्लास, डॉक्टर्स वगैरह। यहां पे रेडिकल्स में आते हैं कौन? द पुअर, जो गरीब लोग थे, गरीब तबका था, यानी कि पीजेंट, फार्मर्स, ठीक है, ये जो है आते थे रेडिकल्स में। अब ये किस किस्म का यूरोप चाहते थे? लिबरल्स कैसा चाहते थे वो हमें पता चल गया, लेकिन ये कैसा चाहते थे वो हम जो है ये कहते थे कि एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, यानी कि वोट देने का हक जो है वो सिर्फ टैक्स पेयर को नहीं होना चाहिए, बल्कि हर किसी को। एक एज लिमिट हो, यानी कि 18 हो, 21 हो, जो भी एज लिमिट रखनी है, उसके ऊपर जो भी हो, चाहे वो लड़का है, लड़की है, चाहे वो किसान है या कोई डॉक्टर है, चाहे वो किंग है या पोप है, चाहे वो किसी भी ब्रीड से बिलोंग करता हो, उसको राइट टू वोट होना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, कि गलत बात है? सफरेज मूवमेंट, सफरागेट मूवमेंट, यानी कि ये चाहते थे कि वुमेन को भी राइट टू वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल डिपार्टमेंट को राइट टू वोट होना चाहिए, जैसा कि फ्रांस में था पहले, सिर्फ जेंट्स को जो है राइट टू वोट था, लेकिन इन्होंने यहां पर बोला कि वुमेन को भी जो है राइट टू वोट होना चाहिए, एंड नो प्रिविलेजेस टू लैंड ऑनर्स। इन्होंने ये भी बोला कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर प्रिविलेज सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, यानी कि कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर कोई, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई पोप है, कोई कुछ और है, उसको जो है कोई प्रिविलेज नहीं, जैसे कि फ्रांस में एग्जिस्ट कर रही थी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो आपने पढ़ा था उनको प्रिविलेजेस थी, जो थर्ड एस्टेट थी उनको जो है सुप्रेस किया जा रहा था। तो यहां पर इन्होंने बोला कि सुप्रेस्ड क्लास नहीं होनी चाहिए, जो भी क्लास होगी उसको इक्वल जो है राइट्स होने चाहिए, इक्वल जो है कोई भी किस्म की प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी जो है मैं आपको थर्ड भी जो है बताऊंगा कि वो क्या है। थर्ड जो था डिवीजन लोगों की, वो थी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में जनरली आते थे कौन? रूलिंग क्लास, यानी कि जो अभी तक रूल करते थे उनके बंदे। वो भी कहते थे कि मोनार्कियल सिस्टम नहीं होना चाहिए, भले ही वो जबरदस्ती कहते थे या दिल से कहते थे वो हम नहीं कह सकते, अलबत्ता अंदाजा हम कर सकते हैं कि वो जबरदस्ती कहते थे, क्योंकि लोगों का उन्होंने जब रवैया देखा तो लोग जो है अब मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट हो रहे थे फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद। तो अब जो है वो चाहते थे कि चलो हम भी लोगों की हाँ से हाँ मिलाएंगे, तो हमने भी कहा नो टू मोनार्की, मोनार्कियल रूल नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो है कहा कि ये जो लिबरल और रेडिकल्स की फिलॉसफी है ये थोड़ा सा हार्श है, जितना ये हार्श स्टेप उठाना चाहते हैं उतना नहीं होना चाहिए। दे बिलीव इन स्लो प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि यानी कि वो कहते थे कि
पास्ट को भी हमने रेस्पेक्ट देनी है। जो आज तक जो है यूरोप में सिस्टम चलता आ रहा था उसको भी रेस्पेक्ट देनी है। जो नया सिस्टम हमने बनाना है वो एकदम से हमने नहीं बनाना है, कुछ कुछ चीजें हमने जो है चेंज करते जाना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सोसाइटी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगी। एकदम से अगर हम जो है चेंज लाने की करेंगे तो वो हमारी सोसाइटी, फ्यूचर सोसाइटी के हित में नहीं होगी, के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इसलिए वो कहते थे कि मोनार्की को एकदम से नाम नहीं कहना है, बल्कि सोसाइटी में चेंज तो लानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज चेंज लानी है। होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। रूलिंग क्लास जिसको हम कंजर्वेटिव्स बोलते हैं, द मिडिल क्लास जिसको हम लिबरल्स बोलते हैं, पुअर क्लास जिसको हम जो है रेडिकल्स बोलते हैं। तो ये जो है इन तीन आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स में जो है सोसाइटी बटी हुई थी। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट हम क्वेश्चन लेंगे और फिर नेक्स्ट जो है हम हल कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्कूल से तो जल्दी से प्लीज। कोई बात नहीं, अब बच जाने। कोई भी स्कूल से कोई भी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? असर स्कूल से सर हिला के बताइए नहीं तो नहीं, अगर हाँ तो हाँ। समझ आ गई? यस सर, आ गई। कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, टॉप नील से। ओके, आई थिंक जो है कल हम इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे। साथ में जो है हम रिकैप्सुलेशन कल जो है बच्चों से ही पूछेंगे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से बोलूंगा, बच्चों से ही पूछेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर।